नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फसलों के त्योहार पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब होना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। पाठ में हमने देखा इस पंक्ति में खिचड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है और खिचड़ी तो हम सभी खाते हैं, खाने का एक पकवान होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो खिचड़ी है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब होना देखनी। इस पंक्ति में खिचड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। और आप सभी जानते हैं पाठ में हमने देखा खिचड़ी का मतलब यहाँ पर मकर संक्रांति के त्योहार से है। मकर संक्रांति का जो त्योहार मनाया जाता है उसको हम खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। खिचड़ी का त्योहार या मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी माह में मनाया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा पाठ में कि अलग अलग राज्यों में इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि असम में बिहू के नाम से जानते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व भी से कहते हैं। और ये सभी फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है। दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा होगा तो क्या क्या होगा। अब आपने सोचना है अगर सूरज नहीं निकलता है तो क्या क्या हो सकता है। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और घरों में हमें दिन के समय भी रोशनी करने के लिए लाइट जलानी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो दिन में ही अंधेरा लगने लगेगा। आपने देखा होगा कभी कभी जब बादल छाए रहते हैं और सूरज दिखाई नहीं देता तो चारों तरफ दिन में ही ऐसे लगता है रात हो गई है। और कुछ समय के बाद सूरज निकल आता है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए सूरज निकले ही ना तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और रोशनी करने के लिए हमें लाइट जलानी पड़ेगी, जिससे कि बिजली की खपत बढ़ जाएगी और इस तरीके से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो सूरज ना निकले ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर सूरज ना निकले, बिल्कुल ही ना निकले, तो चारों तरफ दिन में भी अंधेरा छा जाएगा, बिजली की खपत बढ़ जाएगी और किस तरीके से हम काम कर पाएंगे, क्योंकि दिन और रात भी सूर्य की गति और पृथ्वी की गति पर निर्भर करते हैं। अभी हम सारे काम दिन के समय करते हैं, स्कूल जाना, ऑफिस जाना। अगर सूर्य ही नहीं निकलेगा तो दिन और रात का पता ही नहीं चलेगा। सभी काम करने में, घर से बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। तो इस तरीके से अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हमें हर काम करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। पाठ में हमने देखा बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज की स्थिति और दिशा को देखकर लगाते हैं। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी तो लोग सूर्य को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि सुबह का समय है, दोपहर का समय है या शाम हो गई है, या फिर दिशाओं के हिसाब से भी वो समय का अंदाजा लगाते थे कि सूर्य किस दिशा में है। अगर पूर्व दिशा में है तो सुबह है, अगर सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर है तो दोपहर हो गई है, और पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब शाम हो गई है। इस तरीके से लोग अंदाजा लगाते थे। और यही बातें आपको अपने प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार लिखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। क भाग में वाक्य दिया गया है, आज ई लोग के उठे के नई खेका। अब ये जो भाषा है अलग है, आपको अपनी भाषा में इसको समझ के लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। इतनी देर हो गई सुबह की फिर भी नहीं उठे हैं। और पाठ में ये पंक्ति आई है, आज ई लोग के उठे के नई खेना, यानी कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया, तो आप अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, घर की भाषा में कैसे कहेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है ख भाग, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में, जा भाग कर देख केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। अब इसी वाक्य को आप समझने के बाद अपने घर की भाषा में लिखेंगे। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, अपनी भाषा में आपको लिखना है।
अगला प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता यानी कि हमारा देश कितना अलग है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, यहाँ के लोगों में कितना अंतर है, कितनी विविधता है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और इस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में भी हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। प्यारे बच्चों, ये एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, जिसे आप अपनी कक्षा में समूह बनाकर पूरा कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत, ये कुछ विषय दिए गए हैं और इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि भाषा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं भारत में, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, नया वर्ष कैसे कैसे मनाते हैं, भोजन किस किस तरह का खाते हैं, लोक कला कैसी है वहाँ पर और लोक संगीत कैसा है। हम सभी जानते हैं भारत में कितनी विविधता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। कपड़े, नया साल कैसे मनाते हैं, वहाँ का संगीत कैसा होता है, लोक कला कैसी होती है, ये सारी जानकारी आपको बातचीत करके इकट्ठी करनी है। और यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। कोई कविता या कहानी भी आप इनके ऊपर, इनसे संबंधित इकट्ठी कर सकते हैं और कक्षा में इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आइए भाषा के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल में पहाड़ी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पर भाषा के बारे में आप इस तरह से अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप किसी विशेष राज्य की कोई विशेष भाषा जानते हैं तो उसकी पंक्तियां भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कपड़े यानी कि पहनावा, भारत के अलग अलग राज्यों में ऋतुओं और मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे राज्य जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ पर ऊन के कपड़े पहने जाते हैं। गर्म इलाकों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके के रंग और अलग अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं। नया वर्ष, अलग अलग राज्यों में नए साल को नए नए तरीके से मनाते हैं। जैसे कि हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से माना जाता है, यानी कि इसको हम अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है और 31 दिसंबर को पूरा हो जाता है। पारसी नववर्ष, पारसी धर्म में नया वर्ष नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाबी नववर्ष, पंजाबी में नए वर्ष का उत्सव अप्रैल माह में वैशाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैन नववर्ष, जैन लोग नववर्ष दीपावली के अगले दिन से आरंभ करते हैं। इस तरीके से नया साल भी पूरे भारतवर्ष में अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से, अपने अपने धर्म और जाति के हिसाब से मनाया जाता है ना? कितनी विविधता। इसी प्रकार से भोजन के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम साउथ इंडियन खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं। हर राज्य का अपना अलग तरह का भोजन होता है। जैसे कि दक्षिणी भारत में हम जाते हैं तो वहाँ पर वड़ा पाव, और इसी प्रकार से गुजरात में जाते हैं तो ढोकला, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस खाना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में बिरयानी, मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब में फेमस है। इसी प्रकार से बिहार में लिट्टी चोखा, तमिलनाडु में डोसा। इस प्रकार से हर राज्य में अपना अलग तरह का भोजन होता है। लोक कला के बारे में भी, जो भारत की प्राचीन संस्कृति को जीवित बनाए हुए है। भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, ओडिशा राज्य की पता चित्रकारी। इसी तरह लोक कला के अन्य रूप हैं। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अनेक स्वरूप हैं, जैसे कि गृह सज्जा, मिट्टी के बर्तन, जेवर, कपड़ा, वस्त्रों के डिजाइन। हर राज्य की अपनी अलग लोक कला है और इसी कारण से भारत में इतनी विविधता है। लोक संगीत भी आप देख सकते हैं। हर राज्य में अपना अपना लोक संगीत है, स्थानीय संगीत है। हरियाणा में हरियाणवी गीत गाए जाते हैं, पंजाब में पंजाबी गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके का लोक संगीत प्रचलित है।
ये सभी बातें आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब ये तो हर किसी बच्चे का अलग उत्तर होने वाला है। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? अब मान लीजिए आपको दिवाली अच्छी लगती है तो दिवाली के बारे में लिखना है। अगर आपको होली अच्छी लगती है, ईद अच्छी लगती है या फिर लोहड़ी अच्छी लगती है, जो भी त्योहार आपका पसंदीदा है, जो आप अपने घर में मनाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और दिनचर्या का मतलब क्या होता है कि उस त्योहार के दिन सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं, उन सभी के बारे में आपको लिखना है। मान लीजिए आपको दिवाली का त्यौहार पसंद है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। इसकी तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। बाहर बाजार सज जाते हैं, हर तरफ रौनक होती है। इस दिन हमारा दिन सुबह नहाने धोने से शुरू होता है। घर पर सभी लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। शाम के समय लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पड़ोसियों को, मेहमानों को मिठाई बांटते हैं, फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाते हैं और इस तरह से इस त्योहार में हम खूब मस्ती करते हैं। इसी प्रकार से जो भी त्योहार आपको पसंद हो उसके बारे में आपने पूरी दिनचर्या लिखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। आपने तिल से बनी हुई अनेक चीज़ें खाई होगी, जैसे कि तिल को भूनकर रेवड़ियाँ बनाई जाती हैं, तिल की पट्टियाँ बनाई जाती हैं, तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं और तिल से अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्दी के मौसम में तिल के लड्डू खाने से हमारा शरीर गर्म रहता है। तिल को पीसकर चटनी भी बनाई जाती है। तिल का तेल भी निकाला जाता है और खाने में प्रयोग किया जाता है। तिल से दवाई भी बनाई जाती है। तिल में औषधि के गुण भी होते हैं। इस तरीके से तिल का प्रयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। अगर आपके पास भी तिल का कोई और नया प्रयोग है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई तेल निकालने की दुकान हो। तेल मशीन से निकाला जाता है और किस तरीके से निकलता है आप किसी दुकान पर जाकर देख सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से तेल निकाला जाता है। तिल के अलावा सरसों, मूंगफली, राई, बादाम, नारियल, आंवला, नीम, सूरजमुखी, जैतून के बीजों से भी तेल निकाला जाता है। और पहले ज़माने की बात करें तो कोल्लू के बैल से गोल गोल घुमाकर तिल से तेल निकाला जाता था। और कोल्लू के बैल के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। पड़क्कू की सूझ कविता हमने कक्षा चौथी में पढ़ी थी, जिसमें कोल्लू के बैल की बात की गई थी। आजकल तो बिजली से चलने वाली मशीनों से तेल निकाला जाता है और चुटकी बजाते ही इतना सारा तेल निकल जाता है। लेकिन पड़क्कू की सूझ कविता में हमने देखा कोल्लू का बैल सुबह से शाम तक गोल गोल घूमता रहता है और बहुत ही कम तेल निकाल पाता है। आगे बढ़ते हैं। किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम शहर में रहते हैं और गाँव की दिनचर्या के बारे में नहीं जानते, किसानों के बारे में नहीं जानते, तो हमें लगता है कि हाँ, किसान हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। लेकिन किसान जब खेतों में फसल उगाता है, उसी फसल से हमारा खाना बनता है और वो हम तक पहुंचता है, तभी हम खाना खा पाते हैं। तो किसानों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान।
इसीलिए किसानों की जय करते हैं, क्योंकि किसानों के बिना हम तक अनाज नहीं पहुंच पाता और जो भी खाना हम घर में बनाते हैं वो खेतों से पैदा होने के बाद हम तक कैसे पहुंचता है, इसी के बारे में ये प्रश्न दिया गया है। जैसे कि आलू की पकौड़ी के लिए हमें आलू चाहिए, बेसन चाहिए, मसाले चाहिए, तेल भी चाहिए, लेकिन ये सारा सामान हमें इतनी आसानी से दुकान पर मिल जाता है, लेकिन इसको बनाने में कितनी मेहनत होती है। इसी प्रकार से बर्फ़ी के लिए हमें खोया, घी, चीनी, इलायची चाहिए और आइसक्रीम के लिए दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, क्रीम और चेरी भी चाहिए। इस तरीके से ये जो सारा सामान है सबसे पहले खेतों में उगाया जाता है। किसान उन्हें अपने खेतों में पैदा करके मंडी तक पहुंचाते हैं। मंडी में किसानों से ये सामान खरीद लिया जाता है। इसके बाद वह उन्हें छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। उन दुकानदारों से ये सामान हम खरीद लेते हैं। इस सफ़र में ये सामग्री पहले किसानों से, फिर मजदूर, फिर पैकिंग करने वाले, फिर यातायात के साधन, फिर छोटे दुकानदारों तक पहुंचती है और इस प्रकार से हम तक ये सामान पहुंचता है। तो इस सफ़र में किसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन जो मुनाफा होता है वो इतना उसको नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर लाभ व्यापारी और दुकानदार को ही मिलता है। इसीलिए किसानों पर हम सीधे सीधे निर्भर रहते हैं और किसानों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतना उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ये तो सोचने वाली बात है। किसानों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप गांव में घूमने जाते हैं तो खेतों में किसान कैसे काम करते हैं उनका जीवन आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। आपने सुना होगा हमारे देश में मथुरा के पेड़े, पश्चिमी बंगाल का रसगुल्ला, आगरा का पेठा, राजस्थान का घेवर काफ़ी प्रसिद्ध है। और भी खास पकवानों के नाम पता करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो, जैसे कि छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। आप सभी जानते हैं जिन शब्दों से काम के होने का पता चलता है उनको हम क्रिया शब्द कहते हैं, जैसे कि सोना, जगना, खेलना, पढ़ना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। इसी प्रकार से जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो कौन कौन से काम करते हैं आपको यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। यहाँ पर बंगाली खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। 5 व्यक्तियों के लिए आप इस तरह से खिचड़ी बना सकते हैं। जैसे कि सामग्री क्या क्या चाहिए आपको। अदरक 20 ग्राम, लहसुन की 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी इलायची, दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का 1 टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंजोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2 आलू, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी आधा छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाजे से। प्यारे बच्चों, इस विधि को देखकर आप अपनी मम्मी की सहायता से ये खिचड़ी बनाने का अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसी बनती है। अगर पहले से ही आपने इस तरह की खिचड़ी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इनको हम पूरा कर लेते हैं। विधि में क्या दिया गया है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए क्या कर लो, पीस लो। तो इस खाली स्थान में क्या करेंगे हम, पीस लो। पीसना क्या है, क्रिया है। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक खाली स्थान भून लो। भूनना भी क्या है, क्रिया। अब दाल निकालकर फिर से क्या आएगा, पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक अब फिर से खाली स्थान है, भूनो। भूनना यहाँ पर क्या है, क्रिया। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार फिर से चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक क्या आएगा, पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ।
खिचड़ी घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परोसो गर्मा गर्म। छोंक कर परोसो गर्मा गर्म। इस तरीके से हमने सभी खाली स्थानों में जो क्रिया शब्द है उनको भर दिया है। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। कुछ और तरीके का खाना आपके घर में बनता है तो उसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। रसोई घर में अपनी मम्मी के साथ, जो भी आपके घर में खाना बनाता है उसके साथ जब आप खड़े होकर देखेंगे तो अनेक प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ खाना अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। पुराने ज़माने की बात करें तो प्रेशर कुकर नहीं होता था, स्टील की कढ़ाई नहीं होती थी, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था, चूल्हे पर खाना पकाया जाता था। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। ईंधन और समय की बचत के लिए आजकल हम अनेक प्रकार के तरीके से खाना पकाते हैं। दाल को पहले भिगोकर रखा जाता है ताकि उसको गलने में टाइम ना लगे और इस तरह से हम गैस की बचत कर सकते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी विधियां होती हैं जिससे कम समय में हम जल्दी से कोई भी पकवान तैयार कर सकते हैं। आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा से पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है और समझ कर इनको याद भी करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और अभ्यास के प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, बंगाली खिचड़ी बनाकर आप जरूर देख सकते हैं और कैसी बनी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।